बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। मैंने कहा था ना कि खान साहब के लिए, कप्तान के लिए बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी है, जारी और सारी है। अब ये थमेगा नहीं। बहुत सारे कप्तान साहब की अपनी बेचैनी भी बता रही है, अपोजिशन की तैयारी भी बता रही है। नो डाउट आपका राइट है, आप पूछते हैं कि जनाब ये क्या ट्रक की बत्ती के पीछे लगा है। लेकिन जितना काम हो रहा है ना, जिस तरीके से हो रहा है, जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, वो एक अलग से एक कहानी है। तो वो कहानी जो बहुत सारी जो टॉप अपोजिशन की टॉप लीडरशिप है, उनके अपोजिशन के, आपको मैं बताऊं ना कि बहुत अहम रहनुमाओं को भी पता नहीं है उसमें क्या हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हो गई है जनाब शहबाज शरीफ साहब से, इस पे डिस्कस करेंगे। और दूसरा सर्वे आया है, गैलप का सर्वे आया है, वो सर्वे भी बहुत ही परेशान कौन है जनाब। तीसरी एक स्टोरी इंटरनेशनल स्टोरी है, लेकिन बहुत दिलचस्प स्टोरी है कि सिंगापुर के वजीर आजम से क्या मसला हो गया इंडिया को। यानी सिंगापुर के वजीर आजम ने इंडिया और मोदी सरकार की यूं समझ लें कि छतरोल करके रख दी है। वो बड़ी दिलचस्प है, वो आपके साथ जरूर डिस्कस करना है। तो आज जनाब पहली स्टोरी पे जहांगीर तरीन साहब के साथ ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है और दी न्यूज़ में। और जनाब ये खुफिया मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा, ये ऐसे तो कोई ना कोई बंदा कहता रहता है ना, लेकिन ये है कि अब चूंकि रिपोर्ट हो गया है बाकायदा, और वो बहुत ही जिम्मेदार सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये मुलाकात हुई है और बहुत ही रिलायबल सोर्सेस से उन्होंने कोट किया है। चंद रोज़ पहले ये मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जहांगीर तरीन साहब और शहबाज शरीफ साहब और जनाब अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि जनाब ये मुलाकात जिसका पार्टी के, यानी बेशक वो नून लीग हो, तरीन साहब हो, पार्टी के टॉप लीडरशिप तक को भी पता नहीं था। ठीक है ना, तब टॉप लीडरशिप, ये जाहिर है ये मियाँ साहब की इंस्ट्रक्शंस पे हुई मुलाकात, मियाँ साहब को एतमाद में लेकी हुई मुलाकात। ये चंद कोई लीडरशिप ऐसी होगी जिसको पता होगा, और मुलाकात हुई। और इस मुलाकात पे कुछ उन्होंने बोला तो नहीं जहांगीर तरीन साहब ने, लेकिन साथ ये कहा है जब उनसे रब्ता किया गया, उन्होंने कहा कि जी ऐसी मुलाकातें हो ना। उन्होंने तस्दीक की और ना तरदीद की, लेकिन साथ ये कह दिया कि हम तो सियासी लोग हैं और ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं। नो डाउट, जैसा कि चौधरी बरादरान ने कहा था, और इस मुलाकात में ज़राए बता रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि अदम एतमाद पर बात हुई है, खान साहब को घर भेजने पर बात हुई है। मैंने कहा था ना, मैंने अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में बता चुका हूं कि खान साहब ने बहुत कोशिश करके देख ली, बहुत बंदों को भेज के देख लिया, दोस्तों को, कामन दोस्तों को, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने ये कहा है कि जी अब वो मिलने वाला टाइम ख़त्म हो गया है, अब वो टाइम आगे निकल गया है। और तरीन साहब आपको पता है बहुत ही ज़ीरक किस्म के सियासतदान हैं, बहुत ही जो है ना, मतलब वो टाइम को देख के, लोहा गर्म देख के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, और उन्होंने वही स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। लाहौर में पिछले, यानी तकरीबन आप कह लें कि हफ्ता 10 दिन के दौरान 2 से 3 उनके इजलास हो चुके हैं। कुछ तो लोग कहते हैं कि कुछ इजलास उनकी पार्टी के या उनके ग्रुप के खुफिया भी हुए हैं। उनके साथ पंजाब असम्बली में कोई 20 के लगभग अरकान हैं, और इससे भी खैर ज़्यादा हैं, लेकिन ये वो है जो आते हैं। अब बहुत सारे अरकान मुझे मालूम है कि वो नहीं आते, कि भाई ज़रा तेल और तेल की धार देखो ना, जब इस तरह का मामला हुआ तो फिर हम भी साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो 20-22 अरकान हैं पंजाब असम्बली से, 7-8 MNAs हैं जो कि मरकज़ में, और बहुत ही एक खलबली सी मची है हुक्मरान जमात में। और फवाद चौधरी साहब भी फरमा रहे हैं कि जी हमें उम्मीद है कि जहांगीर तरीन साहब पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। भाई वो फैसला कर चुके हैं, क्योंकि उनकी जिस तरीके से इज्जत अफजाई हुई है ना, उन्होंने अपनी निजी महफिलों में कहा है, मीडिया के साथ कहा है,
वो किससे ढकी छुपी बात है। जो जिस तरीके से उनकी इज्जत अफजाई हुई है पीटीआई में, उन्होंने कहा जी इतनी सारी जद्दोजहद मैंने की, जहाज भर भर के ले आया और मैंने वहाँ आपकी हुकूमत बनाई, पंजाब में भी, सेंटर में भी, हर जगह पे मैंने इस तरह की कोशिश की, मेरा जहाज रक्शे की तरह इस्तेमाल हुआ, और जब हुकूमत आई तो मुझे क्या सिला दिया गया कि एक मुलाजमीन से, सरकारी मुलाजमीन से या आजम खान साहब से या दूसरे तीसरे से जिस तरीके से मेरी तजलील कराई गई, तो वो एक अपनी जगह आप मिसाल है। खैर, वो अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और उन्होंने कहा कि ये जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं, ये जो अपनी पार्टी की, जिसमें ओन चौधरी साहब के घर वाली मीटिंग जो उन्होंने इशाया दिया, तो वो फिर आप खुद बताएं उस हवाले से बहुत ही अहम थी। और उसमें तमाम सूबाई और जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं जहांगीर तरीन साहब के, उन्होंने जनाब तरीन साहब को मुकम्मल अख्तियार दे दिया है कि जो भी आप फैसला करेंगे हम आपके फैसले के साथ होंगे। यहाँ पर परेशानी और घबराना शुरू हुआ चाहता है, और अब बहुत सारे रिलायबल और बाखबर और बासर जराए कह रहे हैं कि खान साहब के घबराने का वक्त शुरू नहीं बल्कि घबराने का वक्त आ गया है, और ऐसा आया है कि लग पता जाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हो सकता है इसमें। और एक बात मैंने जो आपको मुख्तलिफ वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, अब की बार बहुत ही खुफिया तरीके से चला जा रहा है, बहुत ही राजदारी के साथ चला जा रहा है, ऐसी राजदारी कि जो बहुत सौ को मालूम नहीं है। ये पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और जनाब, मैं अब आपको दूसरी बुरी खबर जो खान साहब के लिए है वो सुनाने से पहले, वो दूसरी बुरी खबर सुनाने से पहले मैं इंडिया वाली खबर पे आऊंगा, और बहुत ही अहम तरीन खबर है वो भी। सिंगापुर के वजीर आजम ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी, और वो क्या कहा उन्होंने। सिंगापुर के वजीर आजम ने कहा कि जनाब बात ये है, सिंगापुर का मैं ये भी बता दूं कि वो इंडिया का जो सिंगापुर है ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जी, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का। और उसने ये उसके तकरीबन कोई 22-23 बिलियन डॉलर्स की तो ट्रेड है उनके दरमियान, और उनके सफ़ीर को बुलाया है मोदी सरकार ने, इंडिया ने बाकायदा उनका एहतजाज किया है उनके साथ। और ये एहतजाज क्यों किया है मैं ये बताता हूँ जनाब। सिंगापुर के मसला कहने का ये है ना कि अगर पाकिस्तान इंडिया के सफ़ीर को बुलाए या इंडिया पाकिस्तान के सफ़ीर को बुलाए, वो तो बुलाते रहते हैं अक्सर दफ्तर खारजा, ठीक है ना, एहतजाज भी करते रहते हैं, लेकिन ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। लेकिन अगर अचानक पाकिस्तान चाइना के सफ़ीर को बुला ले या चाइना पाकिस्तान के सफ़ीर को बुला, तो फिर उसके बाद ना बहुत सारों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया है, क्या मसला क्या हो गया है, ठीक है ना। तो वो शाज़ नादिर ही ऐसा होता है। तो वो उसी तरह से इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सिंगापुर, और सिंगापुर की हाई ऑफिशियल, यानी यूं समझ लें कि उनके प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, और बाकी भी। तो उन्होंने जनाब अभी 2-4 रोज पहले अपनी पार्लियामेंट में एक बहस के दौरान, जो कि बहस एक डेमोक्रेसी पे हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो इंडिया जो नेहरू के ज़माने का इंडिया था, वो, हाँ ठीक है ना, वो इंडिया, उसमें बड़ी गिरावट आ गई है। उसने कहा है कि हुकूमतें या कौमें बड़े आला अक़दार पर बनती हैं या वो शुरू होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें बड़ी गिरावट आती है। सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने जब ये कहा कि आज हालत ये है कि इंडिया की पार्लियामेंट यानी लोकसभा में तकरीबन कोई 50%, निस्फ जो तादाद है वो मुजरिमाना एक्टिविटीज़ में, उन पर मुजरिमाना पर्चे हैं, उन पर FIRs हैं। और ये ऐसे नहीं कहा, ये एक गैर सरकारी तंजीम है, उसने डाटा दिया था, और उसने कहा कि ये अभी 2019 में जो इलेक्ट हुई है ना पार्लियामेंट, लोकसभा, उनकी लोअर हाउस जो है लोकसभा, वो जो इलेक्ट हुए हैं ना लोग, तकरीबन कोई 539 गालिबन हैं, उसमें से 233, ये तकरीबन कोई 43-44% बनते हैं, वो किसी न किसी तरीके से मुजरमाना, और उन्होंने कहा था कि ये मुजरमाना एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, और मुजरमाना एक्टिविटीज़ ऐसी कि जो बहुत बड़े बड़े जुर्म भी हैं बहुत सारों पर। और सबसे बड़ी बात, इन 233 में
तकरीबन कोई 119 अरकान का ताल्लुक, जिन पर मुजरिमाना पर्चे हैं, जिन पर फौजदारी पर्चे हैं, जिन पर दफात हैं, जो मुजरिमाना एक्टिविटीज में मुलविस हैं, पार्लियामेंटेरियंस जो सियासतदान हैं, वो उनमें से 119 का ताल्लुक बीजेपी से है, कोई 28-29 का ताल्लुक कांग्रेस से है। तो ये बात एक कह देना मसलन राहुल गांधी के जरिए अगर कही जाए या वो कहे तो शायद हो सकता है इतना बड़ा असर ना पड़े, लेकिन जब ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर सिंगापुर जैसा प्राइम मिनिस्टर, उनका प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया पर, तो ये चार्ज शीट से कम नहीं है, और उसने जब ये कहा है कि नेहरू का जो इंडिया था वो इंडिया, आजकल मोदी सरकार ने वैसे जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट भी कैंपेन शुरू की हुई है और जनाब वो उनको बहुत सारी चीजों का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। ऐसे वक्त में इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि नेहरू का जो इंडिया था वो बहुत अच्छा था और अब मोदी जी का जो इंडिया है वो बहुत बुरा है और उसमें गिरावट आ गई है और वो उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, जमहूरी इक़्तिदार नहीं है, जमहूरी इक़्तिदार को पामाल किया जा रहा है। तो मोदी जी ये सोचने का मकाम है, कहीं पे आप हिजाब पर पाबंदी लगा रहे हैं, कहीं पर आप किसी एक तबके को कुचल रहे हैं, किसी दूसरे तबके को कुचल रहे हैं, कहीं पर आप लोगों से जो है ना आपके अरकान पार्लियामेंट जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं जोर जबरदस्ती। तो ये जो धौंस धमकी और तशद्दुद और ये चीजें हैं ना, ये कहीं नहीं चलेंगी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो दुनिया को कोई और मुल्क हो। अब एक ग्लोबल विलेज बन चुका है और जनाब ये एक आ जाए तीसरी खबर पर, और वो खबर भी खान साहब के लिए मैंने कहा ना कि इंतहाई बुरी खबर है। गैलप पाकिस्तान का सर्वे आया है जनाब, उस सर्वे ने यकीन करें कि छतरोल करके रख दी है। उस सर्वे ने बिल्कुल एक अंधेरा सा पीटीआई पर छा के रख दिया है और पीटीआई पर एक अंधेरा छा गया है। और वो है कौन सी बुरी खबर, वो जनाब ये है, जरा देखिएगा तो सही, जरा सुनिएगा तो सही। पहले आ जाएं, नवाज शरीफ साहब मकबूलियत में, पंजाब में तो वैसे ही आगे थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब मकबूलियत में अब खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी आगे चले गए हैं। जी हाँ, ये जरा आप देख लीजिए कि 2000, पहले मैं डिस्कस करूंगा 2018 और खान साहब की मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा में लिखा हुआ है जनाब गैलप सर्वे में कि ये 5% थी। अब आ जाएं 2 फरवरी 2020, खैबर पख्तूनख्वा में खान साहब की मकबूलियत 67% पे चली गई, 67%, 67%। और जनवरी 2022 में ये 44% यानी गिर गई। ठीक, अब आ जाएं आप नवाज शरीफ साहब पे, वो दिसंबर 2018 में उनकी 14% थी, उस वक्त भी खान साहब से ज्यादा थी मकबूलियत। लेकिन जब फरवरी 2020 आई ना, तो खान साहब की मकबूलियत तो 67%, नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत 33%। अब जब जनवरी 2022 आई तो अब खान साहब की मकबूलियत है 44% और नवाज शरीफ की मकबूलियत है 46%। खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है, जिधर सेहत कार्ड बंट चुके, जिधर सेहत कार्ड सारा कुछ लग चुका। उसके बाद मैं एक अहम तरीन वीडियो करने लगा हूं, मैं सेहत कार्ड की वो छतरोल तारीखी करने लगा हूं, आपको मजा आ जाएगा। सबूतों के साथ मैं सारा कच्चा चट्टा खोलूंगा, ये आपने याद रखना है। अब आ जाएं जनाब पंजाब पर दिसंबर में कह रहा हूं, पंजाब में कि जो खान साहब की मकबूलियत है वो 51%, जो फरवरी में 32% और जनवरी 2022 में यानी फरवरी 2020 में 32%, 51 से 32% गिर गई और जनवरी 2022 में 33%। ठीक हो गया। अब ये मकबूलियत है खान साहब की पंजाब में। अब जरा पंजाब में आ जाएं नवाज शरीफ साहब की, दिसंबर 2018 में उनकी 35% थी, बिल्कुल उलट हो सकता। उस वक्त इमरान खान साहब की 51% थी, इनकी 35%। अब फरवरी 2020 आई, नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत 53% और जनवरी 2022 में 58%। अब 58% और 33%। खैर मुझे तो 33% पे भी एतराज है। उसकी वजह यह है कि जो आलू प्याज आटा चीनी गोश्त दालें बिजली के बिल गैस के बिल का हशर है,
یہاں پہ 3% بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو ایک غریب کی آواز بتا رہا ہوں. لیکن خیر میں مانتا ہوں سروے کو، گیلپ پاکستان بہت ہی، اور مجھے اعزاز بھی ہے اس کا کہ جو اپنا گیلانی صاحب ہیں وہ ہمارے استاد بھی رہے ہیں کہ جب ہم ایم فل کر رہے تھے تو آپ یقین کیجئے کہ گیلانی صاحب نے ہمیں جس شفقت سے پڑھایا. اب میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے جس شفقت کے ساتھ ہمیں پڑھایا اور جتنا زبردست ہم نے گیلانی صاحب سے سیکھا، میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں گیلانی صاحب کو. تو بہرحال ہمارے استاد محترم ہیں جناب. تو جناب یہ گیلپ پاکستان جو ہے نا، اب اس کے بعد آپ آ جائیں سندھ پر. سندھ میں دسمبر 2018 میں خان صاحب کی مقبولیت 33%، فروری 2020 میں 10% اور جنوری 2022 میں پھر 33%. اب آ جائیں نواز شریف صاحب پر. سندھ میں دسمبر 2018 میں ان کی 12%، پھر اس کے بعد فروری 2020 میں 30% اور جنوری 2022 میں 51%. جی ہاں، نواز شریف صاحب کی ریکارڈ توڑ ایک مقبولیت ہو گئی ہے. پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی خان صاحب سے آگے، اور سندھ میں بھی آگے، کہیں آگے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کی مقبولیت کا گراف دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ وہی گیلپ پاکستان ہے کہ جس نے خان صاحب کی مقبولیت زیادہ بھی دکھائی تھی. اگر وہ اس وقت ٹھیک تھا تو وہ آج بھی ٹھیک ہے، یا تو آپ کہیں کہ اس وقت غلط تھا جب آپ کی مقبولیت زیادہ دکھائی. تو مجھے تو شک ہے کہ کہیں اس جج کی طرح گیلپ پاکستان پہ نہ حملے ہونے شروع ہو جائیں، لفظی اور اس طرح کا تابڑ تو، کیونکہ ایک رویہ بن چکا ہے نا، ایک اس طرح کی روش پی ٹی آئی میں ماشاءاللہ. میں آپ کو شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کی اس سروے کے نتائج بتانے سے پہلے ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا نا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہم اس وقت ایک پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے کراچی کی سڑکوں پر نکلے. ٹھیک ہے، اچھا آپ یقین کیجئے میں آپ کو منوان بالکل جو ہے نا سچ بتا رہا ہوں، اور اس سچ کے کئی گواہ بھی ہیں. پتہ نہیں اب وہ گواہی دینے کے قابل ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی کی سڑکوں پہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ایسا سلسلہ نہیں ہوگا. آپ یقین کیجئے کہ اسی وقت نااہل کیا، اور شام کو جب ہم کراچی کی سڑکوں پر نکلے، شام کو یا دوسرے دن یا اسی طریقے سے تھا جب وہ پروگرام تھا، جب ہم کراچی کی سڑکوں پر نکلے ہم حیران رہ گئے کہ کراچی کے لوگوں نے نواز شریف کے حق میں اتنی بڑی تعداد میں ووٹ کیا، اتنا برا بھلا کہا ہمیں. کئی لوگوں نے ننگی گالیاں تک دی ہمیں، وہ بیپ لگا کے، کسی کو کاٹ کے، اس طریقے سے اس کا وہ سلسلہ کچھ کرنا پڑا پروگرام کو. بھائی ہم ڈسکس کر رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کہ جب کیمرے پہ آنے سے پہلے ہم وہ کوسچن دہرا دیتے تھے، ہمارے پاس معاملہ اتنا گمبھیر ہو گیا کہ بھائی یار یہ تو یوں لگے گا جیسے آپ نے کوئی پلانٹڈ پروگرام کر دیا ہے کہ ہر رائے، ہر اوپینین ہی نواز شریف کے حق میں آ رہی ہے. کوئی ایسے بندے پکڑو جو مخالفت میں بھی ہوں، کوئی 4-5 لوگ ایسے پکڑے جو مخالفت میں تھے، اور ان سے کیمرے پہ آنے سے پہلے ہم نے کہا کہ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے پروگرام کو کسی طریقے سے بیلنس کیا گیا. ہم حیران رہ گئے، یقین کیجئے کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اس وقت کہ یار اچھا ایسا بھی ہے. جب آپ کسی کے ساتھ یوں زیادتی کرتے ہیں نا مبینہ، پھر اس طریقے سے اس کو سیاسی آکسیجن ملتی ہے، اس طریقے سے آپ اس میں، تو یہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی کر کے دیکھ لی نا، آج تک اس زیادتی کو اس کی پارٹی کیش کر رہی ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں اور کریں اس طریقہ. اگر نہیں سیکھیں گے تاریخ سے، سبق نہیں سیکھیں گے، تو اسی طریقے سے آپ کو تماچا لگے گا. اب شہباز شریف صاحب یہ میرے لیے زیادہ حیران کن تھا. وہ تو پتہ ہی تھا نا، وہ تو ہمیں گیلپ سروے کے آنے سے پہلے ہی پتہ تھا، لیکن میرے لیے آپ یقین کیجئے یہ زیادہ حیران کن تھا. شہباز شریف صاحب کی جو مقبولیت خیبر پختونخوا میں دسمبر 2018 میں تھی 9%، فروری 2020 میں 31%، جنوری 2022 میں 43%. شہباز شریف اور بلاول صاحب کا کمپیریزن اب ہو رہا ہے. اب دسمبر 2018 میں بلاول صاحب کی مقبولیت تھی 23%، شہباز صاحب کی تھی 9%، نو ڈاؤٹ زیادہ تھی. فروری 2020 میں بلاول صاحب کی مقبولیت 26% اور جنوری 2022 میں 24%.
تو یہ بھی شہباز شریف صاحب سے یہاں پہ شکست کھا گئے، کیونکہ ان کی 31 اور 43% ہے اور ان کی 26 اور 24%۔ اب آ جائیں جناب پنجاب میں، دسمبر 2018 میں ان کی 46%، فروری 2020 میں ان کی 57%، جنوری 2022 میں ان کی 58%۔ پنجاب میں نواز شریف صاحب کی بھی ابھی ریسنٹ جو مقبولیت ہے وہ 58% ہے۔ پنجاب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی دیکھ لیں کہ دسمبر 2018 میں 18%، فروری 2020 میں 23% اور جنوری 2022 میں 24%۔ یہ بھی انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ امپروو کیا ہے، اچھا خاصا امپروو کیا ہے۔ اب آ جائیں سندھ میں، میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن رزلٹ یہ تھے جب سندھ کے رزلٹ میرے پاس آئے اور شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کا جب کمپیریزن ہوا سندھ میں۔ سنیے گا، میں بہت ہی اطمینان سے بتاؤں گا، یہ چبا کے بتاؤں گا۔ سندھ میں دسمبر 2018 شہباز شریف کی مقبولیت تھی 12%، فروری 2020 میں شہباز شریف کی مقبولیت تھی 22%، یہ سندھ کی بتا رہا ہوں، اور جنوری 2022 میں شہباز شریف کی مقبولیت ہو گئی سندھ میں 41%۔ اب ذرا بلاول صاحب پہ آئیں، دسمبر 2018 میں سندھ میں بلاول صاحب کی مقبولیت تھی 54%، بہت اچھی مقبولیت۔ فروری 2020 میں 54 سے کم ہو کے 39%، اور جنوری 2022 میں 37%۔ جنوری، یاد رکھیے گا، جنوری 2022 میں شہباز شریف صاحب کی سندھ میں مقبولیت 41% ہے، یہ ابھی ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے، اور جنوری 2022 میں بلاول صاحب کی مقبولیت سندھ میں 37% ہے۔ بلاول صاحب، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ کیا کیا ہے، آپ کی بھی پرفارمنس پر بہت بڑا سوال ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ اسی طرح سے شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت بڑی سٹوریز آ رہی ہیں بھائی، بہت بریکنگ قسم کی نیوز آ رہی ہیں، اور میں وہ آپ یقین کیجئے کہ میری پوری کوشش ہے، میں اٹموسٹ طریقے سے آپ کے ساتھ وہ نیوز شیئر کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔